So let us continue. Let us continue the part that we had left earlier. लाइक हमने तो फार्माकोडायनेमिक्स का एंजाइम्स वाला पार्ट पढ़ा था. देन वी हैड स्टडीड द आयन चैनल्स वाला पार्ट. करेक्ट है. तो अभी हम लोग जो आयन चैनल्स का पार्ट था ना, हमने कर तो दिया था एग्जैक्टली, पर एक बार उसके एग्जाम्पल्स भी हम अच्छे से कर लेते हैं, सो दैट बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए. ओके. सो वेराइज मतलब जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स विच एक्ट एज एज आयन सेलेक्टिव चैनल्स participate in transmembrane signaling and regulate intracellular ionic composition. This makes them a common target of drug action. Drugs can affect ion channels either through specific receptors, ligand-gated ion channels, G-protein operated ion channels, or by directly binding to the channel and affecting ionic movement through it. Example, local anesthetics which physically obstruct voltage sensitive Na+ channels. In addition, certain drugs modulate opening and closing of the channels. Example this. So हम लोगों ने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली कि प्रोटीन्स जो रहते हैं हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर, जो हमारा लिपिड बायलेयर रहता है ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रोटीन्स रहते हैं, दे आर एक्टिंग एज बेसिकली सिलेक्टिव आयन चैनल्स. मतलब एक ऐसे चैनल जैसे ऐड करेंगे, वो सिर्फ सिलेक्टिव आयन्स को बेसिकली लेट गो करने देंगे, मतलब उसके थ्रू से पास करने देंगे, और किसी भी आयन दूसरे आयन को उसके थ्रू से पास करने नहीं देंगे. बाद में हाँ, और इसके वजह से क्या होगा कि जो आयोनिक जो सेलुलर आयोनिक कंपोजिशन है, जो इंट्रासेलुलर आयोनिक कंपोजिशन है, जो सेल के अंदर जो आयन्स प्रेजेंट है, जैसे कि Na+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फिर K+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये मेन आयन्स है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं. इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है बेसिकली सेल के अंदर, वो रेगुलेट होगी इसी एक्शन की वजह से प्रोटीन के. Now this makes them a common target of drug action. क्योंकि प्रोटीन ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स एक ही चैनल है जो आयंस को ऐसे अंदर बाहर करने के लिए हेल्प करता है, तो इसके ड्रग्स के लिए ये कॉमन मोड ऑफ एक्शन होगा. बराबर है कि भाई इसके थ्रू से हम लोग जितना भी एक्शन दिखाना है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाना है, हम इस प्रोटीन्स के थ्रू से ही दिखाएंगे. देन लिखा है कि ड्रग्स कैन इफेक्ट आयन चैनल्स ईदर थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. अभी कैसे इफेक्ट करें ड्रग्स, कैसे इफेक्ट करेंगे? दे कैन इफेक्ट द आयन चैनल्स थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ligand-gated ion channels, G-protein operated ion channels. ओके. सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल, जैसे कि ligand-gated ion channel हो गया, G-protein रिसेप्टर आयन चैनल हो गया, और डायरेक्टली बाइंडिंग टू द चैनल एंड अफेक्टिंग आयन मूवमेंट थ्रू इट. बराबर है. या तो फिर G-protein रिसेप्टर आयन चैनल से काम करेंगे, या फिर वो किसी ligand-gated आयन चैनल के थ्रू से क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट करेंगे आयन चैनल को. या तो फिर एक और लास्ट वाला अपना क्या हो सकता है कि वो डायरेक्टली ही आयन चैनल को इफेक्ट करेंगे विदाउट अ मीडिएटर. करेक्ट है. तो अभी हम उसके एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि क्विनिडीन जो है, क्विनिडीन क्या करता है? ब्लॉक्स मायोकार्डियल Na+ चैनल. सो फर्स्ट एग्जांपल है, जो क्विनिडीन होता है हमारे मायोकार्डियल Na+ चैनल्स को रोक देता है. इसमें अगर आपको ये पता नहीं है कि इसके पीछे का एग्जांपल, मतलब इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या था, यू कैन रिफर द फार्माकोडायनेमिक्स पार्ट 2 वीडियो. देन दूसरा मैंने एग्जांपल क्या पढ़ा था कि फेनिटोइन मॉड्यूलेट्स वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल Na+ चैनल्स. ठीक है. तो सबसे पहले बात तो अपने को दो एग्जांपल्स यहाँ पर याद रखने हैं, एक क्विनिडीन का और एक हमारा जो है फेनिटोइन का. करेक्ट है. देन वी कैन ऑल्सो रिमेंबर वन मोर एग्जांपल. ओके. जैसे कि दूसरा वाला एग्जांपल, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नाइकोर एंडल. ओके. नाइकोर एंडल अगर आपको दिख रहा होगा, नाइकोर एंडल ओपन्स ATP सेंसिटिव K+ चैनल. सो ATP सेंसिटिव K+ चैनल मतलब ऐसे चैनल्स जो ATP से सेंसिटिव हैं. ऑफ कोर्स ATP सेंसिटिव K+ चैनल. सो नाइकोरेंडल. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे? नाइकोरेंडल ओपन्स ATP सेंसिटिव K+ चैनल. सो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े, क्विनिडीन पढ़ा, फेनिटोइन पढ़ा और निकोरेंडल पढ़ा. सो हम लोग अपने को यहाँ पर कितने एग्जांपल्स याद रखने हैं? वी हैव टू रिमेंबर 3 एग्जांपल्स इन दिस केस. ओके. नाउ वील गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट. तो मैंने एक क्विक रिविजन ले लिया आयन चैनल्स का. नाउ वील गो ऑन ट्रांसपोर्टर्स. अब ट्रांसपोर्टर्स का क्या है प्रॉब्लम? सेवरल सबस्ट्रेट्स आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस मेम्ब्रेन्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है. स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर को लग के बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपोर्टर को के साथ मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, विच ईदर फैसिलिटेट डिफ्यूजन इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और पम्प द मेटाबोलाइट आयन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट.
Many drugs produce their action by direct interacting with the solute carrier class of transporter proteins to inhibit the ongoing physiological transport of the metabolite ion. अब डिस्क्रिप्शन अगर आपको याद रखना है ठीक है, याद रख सकते हो फॉर रिमेंबरिंग पर्पस, ठीक है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अगर आपको सबसे ज़्यादा कुछ अगर याद करना है दैट इज़ नथिंग बट एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे हम. जैसे कि डेज़ेप्रामिन जो है एंड कोकेन है ब्लॉक न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन बाय इंटरेक्टिंग विद नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर. करेक्ट है. तो जो डेज़ेप्रामिन है और जो कोकेन है, so what is desipramine and cocaine going to do? Desipramine and cocaine are going to block the noradrenaline reuptake. ठीक है, so they are going to block the noradrenaline reuptake from the noradrenaline transporter. Noradrenaline transporter NAD. So basically क्या करने वाले डेसिप्रामिन एंड कोकेन, दे आर गोइंग टू ब्लॉक द न्यूरॉनल रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन बाय इंटरेक्टिंग विद नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर दैट इज NET. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NET भी बोल सकते हैं. तो नॉरएपिनेफ्रिन का अगर कोई इनहिबिट कर सकता है नॉरएपिनेफ्रिन को के रीअपटेक को, तो वो है हमारा कोकेन और एक है डेज़ेप्रामिन. सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, फ्लुओक्सेथिन इनहिबिट न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ 5-HT बाय इंटरेक्टिंग विद सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर दैट इज SERT. सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लुओक्सेथिन जो है हमारे पास इनहिबिट न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ 5-HT बाय इंटरेक्टिंग विद सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर. सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के साथ मतलब बाइंड करके वो रीअपटेक जो है 5-HT का वो कैंसिल कर देगा. देन वी हैव ऑल्सो वन मोर थिंग, एम्फेटामिन सिलेक्टिवली ब्लॉक डोपामिन रीअपटेक इन ब्रेन न्यूरॉन्स बाय डोपामिन ट्रांसपोर्टर. तो डोपामिन ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ऑफकोर्स जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें से डोपामिन को ऑफकोर्स एक्स्ट्रा डोपामिन को रीअपटेक करता है. करेक्ट है, वहाँ पर वो जो लिखा हुआ है कि रीअपटेक इन ब्रेन न्यूरॉन्स बाय डोपामिन ट्रांसपोर्टर. करेक्ट है. सो डोपामिन ब्रेन न्यूरॉन्स से रीअपटेक होता है. ठीक है, डोपामिन का ब्रेन न्यूरॉन से रीअपटेक होता है थ्रू द ट्रांसपोर्टर कॉल्ड एज डोपामिन ट्रांसपोर्टर. करेक्ट है. बट इस ट्रांसपोर्टेशन को कौन ब्लॉक कर सकता है, ओनली वन पर्सन दैट इज एम्फेटामिन. तो हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े अभी के लिए. तो डेज़ेप्रामिन एंड कोकेन वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक बेसिकली द अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर. करेक्ट है, दैट इज़ NET. देन दूसरा अपन ने और कौन सा पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था SERT सेरोटोनिन रिसेप्टर का कुछ तो था वहाँ पर. 5-HT का रीअपटेक कौन रोकता है, हमारा ये फ्लुओक्सेथिन. बराबर है. और थर्ड एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एम्फेटामिन्स हैं, ओके, द एम्फेटामिन्स दैट आर देयर दे आर गोइंग टू ब्लॉक द न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ द डोपामिन फ्रॉम द डोपामिन ट्रांसपोर्टर. Okay, then we have probenecid inhibits active transport of organic acids, uric acid, penicillin in renal tubules by interacting with organic anion receptor that is OAT. So probenecid भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हो. 4 एग्जाम्पल्स बोल दोगे तो भी ठीक है. नाउ वील गो ऑन रिसेप्टर्स. अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की कि एग्जैक्टली रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. बिकॉज रिसेप्टर्स अभी बोल सकता हूँ मैं कि अभी ये चैप्टर का अभी ये चैप्टर चालू हुआ है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो. ठीक है, पहले भी मैं ऐसा नहीं है कि पहला वाला पार्ट जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं था. ऑफ कोर्स इट वाज इम्पोर्टेंट, बट अभी मैं बोल सकता हूँ ये तगड़ा पार्ट है. यहाँ पर रिमेंबरिंग बहुत करना पड़ेगी. एक सेकेंड. हाँ, ओके. सो आई हैव दिस thing 38, then we have 40. The largest number of drugs do not bind directly to the effectors, enzyme channels, transporters, structural proteins, template biomolecules, etc. ठीक है ना. तो ये सब इफेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट बता देते हैं. ठीक है ना. अभी तक तो हमारा क्या सब हो रहा था कि भाई एंजाइम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, अच्छे खासे चैनल्स हैं आपके जिसके थ्रू से आपका सब कुछ हो रहा है. ठीक है, ये अच्छा खासा इफेक्ट भी बता रहे थे. बट लेट्स से कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, ओके, बट act through specific regulatory macromolecules which control the above listed effectors.
ओके, दीज रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स और द साइट्स ऑन देम विच बाइंड एंड इंटरेक्ट विद द ड्रग आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। मतलब यहाँ पर बोलने की यहाँ पर कोशिश क्या हो रही है, मैं थोड़ा सा रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हैं। वो बेसिकली पहली बात तो जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होगा या फिर कुछ भी हमारा मॉलिक्यूल होगा बॉडी के अंदर, उसको सबसे पहले रिसेप्टर को बाइंड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली इफेक्टर्स एक्ट करेंगे, देन ओनली एंजाइम कुछ कर सकता है, देन ओनली चैनल्स कुछ कर सकते हैं, ऑल दो स्टफ। तो सबसे पहले हमारा रिसेप्टर होना चाहिए, तभी जाके ही जो है इफेक्टर्स काम कर सकते हैं। करेक्ट है? ओके, नाउ वी हैव रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं अभी। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो इफेक्टर सेल रहेगा ना, तो उसके आउटसाइड भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आउटसाइड रिसेप्टर नहीं हो सकता, ऑफकोर्स इट कैन बी। तो रिमेंबर दैट इफेक्टर्स बाद में काम करेंगे। इफेक्टर्स कौन से हैं? एंजाइम्स, चैनल, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये सब तो छोड़ो, ठीक है, बट इसके पहले अगर आपको कुछ करना है तो रिसेप्टर्स सबसे पहले, मतलब ये सब रेगुलेशन कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। अगर वापस आपको रीड करना तो वापस रीड कर सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर्स, एंजाइम्स, चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, टेम्पलेट बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा, बट एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स विच कंट्रोल द अबव लिस्टेड इफेक्टर्स। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब एक सेकेंड, प्रॉब्लम हो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। अभी फ्रेश एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये अभी जो मैं नया एक्सप्रेशन बता रहा हूँ उसको याद करना है आपको, थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो नए जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, जो हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, वो डायरेक्टली जाकर एंजाइम्स को बाइंड कर देते हैं, डायरेक्टली जाकर ट्रांसपोर्टर्स को बाइंड कर देते हैं, डायरेक्टली जाकर स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बाइंड कर देते हैं, डायरेक्टली जाकर चैनल्स को जाके बाइंड कर देते हैं। बाइंड नहीं मतलब चैनल्स के थ्रू से चले जाते हैं अंदर सेल के अंदर। तो ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स जिससे हम बोल सकते हो, वो ये नहीं करते। वो इंस्टेड रिसेप्टर को जाके बाइंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू दीज पीपल, दे आर बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। बराबर है? तो इसमें वही लिखा हुआ है। सो these regulatory macromolecules or the sites on them which bind and interact with the drug are called receptors. रिसेप्टर का यहाँ पर मतलब इन्हें दिया हुआ, इट इज डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल, ड्रग एंड द रिस्पॉन्स टू इट, बट इट सेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। तो रिसेप्टर का अदर कोई फंक्शन नहीं है, उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि रिकॉग्नाइज करो सिग्नल को, बराबर है, और इनिशिएट करो रिस्पॉन्स को, दैट्स इट। इसके दो चीज़ें हैं, एक रिकॉग्नाइज करना है हमारे सिग्नल को कि जो भी मेरा ड्रग मॉलिक्यूल आया है, जो मेरा ड्रग मॉलिक्यूल आया है, रिसेप्टर पे बैठा है, तो क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, वो सिग्नल को समझना किसका काम है? रिसेप्टर का काम है। और फिर उसको, और उस सिग्नल के लिए जो प्रॉपर रिस्पॉन्स नीडेड है वो कौन प्रोड्यूस करके, मतलब वो कौन इनिशिएट करेगा, टू बी मोर स्पेसिफिक, रिसेप्टर। तो ये दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। बट इट सेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। ऐसा नहीं कि भाई रिसेप्टर खुद कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं। इस रिसेप्टर का कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो अभी ये सब वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अभी ये तो अपने को पता ही है, कम ऑन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन केस ऑफ मेडिकेम। मेडिकेम में हमने सब कुछ देखा हुआ है कि एगनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगनिस्ट क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट वी हैव सीन एगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। हमने इनवर्स एगनिस्ट और पार्शियल एगनिस्ट को नहीं देखा होगा, तो वो देख लेते हैं। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ऑर्गनिस्ट इज कॉल्ड इनवर्स एगनिस्ट। मतलब क्या कि एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर जाके बाइंड हुआ
उसने एक्टिवेट भी कर दिया, सिर्फ बैठा नहीं है, उसने एक्टिवेट भी कर दिया उसको, बराबर है। बट इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगनिस्ट। मतलब जो सपोज अभी मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक एगनिस्ट है, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री ओनली। हमने वहाँ पर कौन से एगनिस्ट पढ़े थे? सबसे पहला चैप्टर इफ रिमेंबर, कोलिनर्जिक ड्रग्स। उसके सबसे पहले चैप्टर के जो थोड़े बहुत मैंने वीडियोस बनाए थे वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहला ड्रग जो सिखाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एसिटाइलकोलिन के बाद में मैंने आपको कार्बाकोल वो सब सिखाया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट ओनली, ओके। अभी एक ड्रग था जिसका नाम था मीथेन कॉल, करेक्ट है। अब वो मीथेन कॉल सपोज एक एगनिस्ट है, ओके। सपोज नहीं, ऑफकोर्स एक एगनिस्ट है। अब वो कोलिनर्जिक एगनिस्ट है, ओके। अब जितना मुझे याद है दे आर यूज्ड इन ग्लूकोमा, ठीक है ना। अभी के लिए मुझे एग्जैक्टली उसका क्या यूज़ था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अभी के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोमा एक डिजीज़ होती है आँख की। तो इसका काम क्या था, हमारे एगनिस्ट का क्या काम था? एगनिस्ट का हमारे ये मीथेन कॉल का, कि बाइंड करता था रिसेप्टर को जाके, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करता था और क्या करता था, इट यूज टू डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोमा, ओके। मतलब वो आँखों में एक सर्टेन चीज़ इनिशिएट करता था, एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन ही बोल सकते हो, एक रिस्पॉन्स मिलता था हमको इसके बाइंड होने से रिसेप्टर को। तो एक वो रिस्पॉन्स क्या होता था कि ग्लूकोमा एक डिजीज़ है, ये ग्लूकोमा डिजीज़ नहीं होती थी इस ड्रग को लेते हैं तो ये एगनिस्ट बाइंडिंग हो गई, बराबर। ये तो मीथेन कॉल ने किया। बट अगर मैं बात करूँ इन्वर्स एगनिस्ट की, अभी तक अपन ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई भी इन्वर्स एगनिस्ट पढ़ा नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इन्वर्स एगनिस्ट की, तो लेट्स से उसका नाम है XYZ, ओके। अब वो XYZ आके रिसेप्टर पे बाइंड किया। अब नॉर्मली क्योंकि वो एगनिस्ट है, मैंने XYZ लिया, ठीक है, मैंने XYZ जो है लिया, ठीक है। और नॉर्मली क्या करना चाहिए था उसको मीथेन कॉल के जैसे ही ग्लूकोमा को रिड्यूस करना चाहिए था, ग्लूकोमा के इफ़ेक्ट्स को, बराबर है। बट ये क्या करेगा, ये ग्लूकोमा के इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगा। मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसका ऑपोजिट एक्शन देगा। मीथेन कॉल क्या करता था, ग्लूकोमा के इफेक्ट्स को कम कर देता था, बट इसका एक्शन थोड़ा टेढ़ा रहेगा। इसका एक्शन क्या टेढ़ा रहेगा, जो भी मेरा एगनिस्ट करेगा उसका ये उल्टा करेगा, इन्वर्स एगनिस्ट, बराबर है। जैसे कि अगर कोई भी एगनिस्ट आकर मेरे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो गया था, बट सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यार। एक कोई भी एगनिस्ट जो है समझो बाइंड के रिसेप्टर को, उसने अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या दिखाया कि भाई जो मेरे ब्लड वेसल्स थे वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स जो थे मेरे कंस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब नैरो हो गए, बराबर है। तो जो अगर मैंने इन्वर्स एगनिस्ट लिया तो इन्वर्स एगनिस्ट के बाद में क्या होगा कि ये जो एक्शन है कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डायलेशन हो जाएगा। मतलब जो मेरा ट्यूब्स नैरो थे अब वो ट्यूब्स खुल जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ पार्शियल एगनिस्ट की बात क्या होगी, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ अ फुल एगनिस्ट। तो ये भी जाके एगनिस्ट जैसे ही काम करे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सपोज मेरे पास एक XYZ एगनिस्ट है, वो जाके बाइंड कर रहा है मेरे कोई भी रिसेप्टर को, और जाके क्या कर रहा है, वो मेरे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि चलो मेरे पास ये तो ड्रग नहीं है, सो लेट्स डू वन थिंग, विल टेक अ पार्शियल एगनिस्ट क्या करेगा, वो भी कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, पर उतना इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा अपने को, ठीक है ना, जितना अपने को उसमें दिख रहा था अपने फुल एगनिस्ट के अंदर। तो पार्शियल एगनिस्ट में अपने को एकदम बहुत ही सब मैक्सिमम, बहुत ही कम इफेक्ट दिखेगा, करेक्ट है, बहुत ही कम इफेक्ट दिखेगा। एंड इससे क्या हो गया, अभी क्योंकि हमने ये ड्रग ले लिया तो ऑफकोर्स ये जाकर रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, और इसने क्या है कि पूरी इफेक्ट दिखाने के बजाय सिर्फ थोड़ी सी इफेक्ट बताई, बराबर है। पर इसकी वजह से मेरा रिसेप्टर तो खाली नहीं हो सकता ना, रिसेप्टर तो भर गया अभी ये ड्रग की वजह से। तो जब मैं फुल एगनिस्ट डालूंगा तो जब ही आएगा बाइंड करने को तो देखिएगा ये अरे बाप रे, ये तो और एक मॉलिक्यूल, ये तो पहले से एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ है रिसेप्टर के पास, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो इंड्रोडेस ने क्या किया, ये हमारी पार्शियल एगनिस्ट ने, ये फुल एगनिस्ट की इसने एंट्री रोक दी, ओके। तो इन शॉर्ट उसने एंटागोनाइज कर दिया है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, यस।
अभी लिगेंड क्या है? लिगेंड इज एनी मॉलिक्यूल विच अटैचेस इट एक्टिवली टू selectively to particular receptors on sites or sites. The term only indicates affinity or binding without regard to functional change. Agonist and competitive antagonists are both ligands of the same receptor, right? तो एंटागोनिस्ट बोलो या फिर एगनिस्ट बोलो, दोनों ही लिगेंड है, बिकॉज अपने को पता है कि एगनिस्ट का मतलब क्या होता है. एगनिस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ऑफकोर्स जो जाके बाइंड करता है रिसेप्टर को, ओके, और एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बताता है, करेक्ट है. और एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होगा, जाके से बैठ जाएगा रिसेप्टर पे, खाली जगह वहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा, बाकी कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं बताएगा. क्योंकि मेरा एंटागोनिस्ट वहाँ पर जाके बैठ गया है तो मेरा एगनिस्ट वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जगह जो है किसी और ने ले ली है, एक एंटागोनिस्ट ने ले लिया ऑफकोर्स. तो एंटागोनिस्ट का वही काम रहता है कि मैं जगह पे ले जाके ले लूँ ताकि एगनिस्ट जो है वो आके मेरी जगह ना छीन पाए, बराबर. पर ये दोनों क्या है, ये दोनों ही लिगेंड है, बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिवली जाके एक एक रिसेप्टर पे बैठ रहे हैं, ठीक है ना. वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों लिगेंड है, ओके. देन वी हैव टू डू समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज योर एविडेंसेस. मतलब थोड़ी बहुत थ्योरीज हमको अभी कवर करने हैं. जिस सबसे पहला थ्योरी आता है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी. क्या आता है? रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी. अब एक रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल टू बी मोर स्पेसिफिक. हम डायरेक्टली जंप करेंगे, ओके, और डायरेक्टली फिनिश करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वीडियो 21 मिनट्स का हो चुका है. तो वी विल हैव टू रैप अप फास्टर एज पॉसिबल. या फिर मैं एक काम करता हूँ, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ, ओके.